हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये विषय विनियोग एवं विनियोग के निर्धारक तत्व के संदर्भ में है। इस चैप्टर के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे विनियोग क्या है, विनियोग का अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास में और रोजगार के स्तरों के निर्धारण में क्या महत्व पाया जाता है और विनियोग के निर्धारक तत्व क्या माने जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विनियोग की महत्वपूर्ण भूमिका पाई जाती है। विनियोग के द्वारा ही एक अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास और रोजगार के स्तरों में वृद्धि को मेज़र किया जा सकता है। जिस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विनियोग की मात्रा सुदृढ़ पाई जाती है, वह अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास एवं रोजगार के ऊंचे स्तरों को छूती है। इसलिए अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विनियोग का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण पाया जाता है। विद्यार्थियों, ये विनियोग होता क्या है, इस बारे में सर्वप्रथम विवेचना करेंगे। विनियोग वह राशि है जो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक पूंजी निर्माण में वृद्धि करती है। इसके अंतर्गत हम नए पूंजीगत उपकरणों एवं मशीनों के निर्माण को लेके चलते हैं। नई इमारतों का निर्माण इसमें सम्मिलित किया जाता है। विनियोग स्टॉक में वृद्धि से भी सम्मिलित होता है। विनियोग का संबंध प्रतिस्थापन व्यय से भी माना जाता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि विनियोग को हम 3 पार्ट्स के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत नई पूंजी निर्माण करना अथवा मशीनरी स्थापित करना, प्लस इन्वेंट्रीज में वृद्धि करना, प्लस रिपेयर मेंटेनेंस की स्थिति को हम लेकर के चलते हैं। इन तीनों को यदि हम लेते हैं तो हम ये कहते हैं हम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विनियोग की अवधारणा को स्पष्ट कर रहे हैं। केन्स ने स्पष्ट करते हुए इसे इस प्रकार से परिभाषित किया कि निवेश का अभिप्राय पूंजीगत पदार्थों में होने वाली वृद्धि से है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास और पूर्ण रोजगार के लक्ष्यों को यदि प्राप्त करना है तो केन्स ये मान के चलते थे कि उस अर्थव्यवस्था में विनियोजन की मात्रा जो है वो बहुत अधिक मात्रा में पाई जानी चाहिए, क्योंकि जब विनियोजन बढ़ता है और तो उसके परिणाम स्वरूप कुल मांग और कुल पूर्ति की अवधारणाएं तो प्रभावित होती हैं। इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पूर्ण रोजगार की प्राप्ति भी संभव हो जाती है। यदि हम देखें तो विनियोग को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक हमारा होता है कुल विनियोग और दूसरा होता है विशुद्ध विनियोग। कुल विनियोग के अंतर्गत, जैसा कि अभी मैंने आपको स्पष्ट किया कि हम 3 अवधारणाओं को स्पष्ट करते हैं। कुल विनियोजन के अंतर्गत नया पूंजी निर्माण, स्टॉक्स में वृद्धि, चेंज इन इन्वेंट्रीज और प्लस रिपेयर मेंटेनेंस, जिसको हम कहते हैं घिसावट इत्यादि, मशीनरी की घिसावट या मरम्मत इत्यादि। इन सभी को जब हम लेके चलते हैं तो वे एक अर्थव्यवस्था में कुल विनियोजन कहलाता है। शुद्ध निवेश को प्राप्त करने के लिए हम कुल विनियोजन में से मरम्मत इत्यादि पे किए गए व्यय को हम घटा देते हैं, तो जो राशि हमें प्राप्त होती है वो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत शुद्ध विनियोग कहलाती है, जिसे हम पूंजी स्टॉक में वृद्धि भी मान सकते हैं। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विनियोग की अवधारणाओं को हम 2 प्रकार से स्पष्ट करते हैं, शुद्ध विनियोग एवं कुल विनियोग। अर्थशास्त्र के अंतर्गत विनियोग और भी तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। जैसे हम कहते हैं विनियोग को हम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में विनियोग 2 भागों में और विभाजित किया जा सकता है। जैसे हम कहते हैं प्रेरित निवेश और स्वचालित निवेश। प्रेरित निवेश जिसे हम इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कहते हैं और स्वचालित निवेश जिसे हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं, इनका अर्थ क्या होता है उसको मैं स्पष्ट करने जा रही हूँ। जब हम प्रेरित निवेश की बात करते हैं तो हम कहते हैं प्रेरित निवेश वह निवेश होता है जो कि आय से संबंधित होता है अथवा लाभ की मात्रा पर निर्भर करता है। क्योंकि हम प्रेरित निवेश क्या है, जिसको हम इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो किस बात की अवधारणा है कि आय में परिवर्तन होने से या लाभों की मात्रा में परिवर्तन होने से विनियोग की प्रेरणा अर्थव्यवस्था में क्या उत्पन्न होती है।
उसे हम कहते हैं प्रेरित निवेश। जैसे हम कहते हैं अर्थव्यवस्था में प्रारंभ में स्वायत्त विनियोग किया जाता है तो उसके कारण उत्पादन, आय एवं रोजगार के स्तर बढ़ते हैं, और वो बढ़ते हैं तो पुनः उत्पादन की मांग बढ़ती है। जब उत्पादन की मांग बढ़ती है तो उत्पत्ति के साधनों के द्वारा आय का अधिक अंश खर्च किया जाता है उपभोग्य वस्तुओं पर, तो उनके द्वारा वस्तुओं की मांग में वृद्धि की जाती है। जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग बढ़ती है तो हम ये कहते हैं कि ऐसी स्थिति के अंतर्गत मांग बढ़ने से उत्पादकों के अंतर्गत एक प्रेरणा जागृत होती है कि वो अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ाएं, और जब उत्पादन की प्रेरणा जागृत होती है तो हम ये कहते हैं कि प्रेरित विनियोग उत्पन्न होता है, अर्थात विनियोग की प्रेरणा जो है उत्पन्न होती है। अब स्टूडेंट्स, ये क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आय के स्तरों में वृद्धि हुई, आय के स्तरों में वृद्धि हुई। अच्छा, अथवा हम कहते हैं लाभ की प्रत्याशाएं बढ़ी। तो प्रेरित विनियोग किससे संबंधित हुआ? लाभ से संबंधित हुआ, अर्थव्यवस्था की अंतर्गत आय की वृद्धि से संबंधित हुआ। इसलिए हम ये कहते हैं कि प्रेरित विनियोग का संबंध हमेशा किससे पाया जाता है? लाभ की प्रत्याशाओं के साथ में और आय में वृद्धि के साथ पाया जाता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इनमें वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है, वैसे वैसे हम क्या कहते हैं? प्रेरित विनियोजन जो है अर्थव्यवस्था में उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है। प्रेरित विनियोजन को मैंने इस डायग्राम की सहायता से स्पष्ट करने का प्रयास किया है, जिसके अंतर्गत हम ये कहते हैं कि वर्टिकल एक्सिस के ऊपर हमने प्रेरित विनियोग को मेज़र किया है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम आय के स्तरों को मेज़र कर रहे हैं। ये रेखा हमें ये स्पष्ट करती है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में आय का स्तर बढ़ता है जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में आय का स्तर बढ़ता है वैसे वैसे विनियोग की मात्रा जो है उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है। आय OY1 है, विनियोग का स्तर और बड़ा है, Y1 2 हो जाती है, विनियोग का स्तर और बढ़ जाता है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो प्रेरित विनियोग होता है वो किससे रिलेटेड होता है? आय के स्तर से रिलेटेड पाया जाता है, और उसकी विवेचना हमने इस चित्रानुसार की है। जबकि स्वायत्त विनियोग क्या होता है? स्वायत्त विनियोग वह विनियोग होता है जिसका कि आय या उत्पादन के साथ संबंध नहीं पाया जाता है। और आय का स्तर कुछ भी क्यों ना हो, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक फिक्स मात्रा में किया जाता है, जिसके कारण हम ये कहते हैं कि यह विनियोजन जो होता है वो आय के स्तर से संबंधित नहीं होता है। जैसा कि हमने चित्रानुसार स्पष्ट किया है कि आय के स्तर हमारे बढ़ रहे हैं, OY1, Y2, Y3, वो Y4, लेकिन हम ये देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत स्वायत्त विनियोग हमारा कांस्टेंट पाया जाता है। इसलिए स्वायत्त विनियोग की जो रेखा प्राप्त होती है वो क्षैतिज अक्ष के समानांतर प्राप्त होती है, और कितनी ऊंची होती है? जितनी हम स्वायत्त विनियोग की मात्रा मान के चलते हैं। अतः स्वायत्त विनियोग का संबंध आय के साथ में नहीं पाया जाता, बल्कि प्रत्येक आय के स्तर पर वो स्थिर मात्रा में पाया जाता है, और यह अर्थव्यवस्था का एक प्रारंभिक विनियोजन कहलाता है। इसलिए हमें दोनों ही विनियोजन का अध्ययन करना आना चाहिए, स्वायत्त विनियोजन क्या होता है और प्रेरित विनियोजन क्या होता है। अगले स्टेप के अंतर्गत हमें यह स्पष्ट करना है कि हमारे विनियोग के निर्धारक तत्व क्या हैं। अर्थव्यवस्था में विनियोग किन बातों से प्रभावित होता है, उनको यदि हम विवेचना करें तो हम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में निवेश या विनियोजन जो है किया गया वह कई तत्वों पर निर्भर करता है। उनमें से हम कह रहे हैं कि विभिन्न तत्वों की विवेचना हम कर सकते हैं। तो पहला तत्व हम ले रहे हैं वो है तकनीकी विकास तथा नए आविष्कार। विनियोग किससे प्रभावित होता है अर्थव्यवस्था में? कि अर्थव्यवस्था में कितने टेक्नोलॉजिकल चेंजेस उत्पन्न हो रहे हैं अथवा नए इनोवेशन कितनी मात्रा में किए जा रहे हैं। जितना एक अर्थव्यवस्था में नई टेक्नोलॉजी अथवा नया इनोवेशन अधिक मात्रा में किया जाएगा, उस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विनियोजन की मात्रा जो होगी वो अधिक मात्रा में पाई जाएगी। क्यों पाई जाएगी? क्योंकि हम जानते हैं कि जब टेक्नोलॉजी में चेंजेज होते हैं या नए आविष्कार किए जाते हैं तो उत्पत्ति की मात्रा में परिवर्तन होता है। उत्पत्ति की मात्रा में परिवर्तन होने से नई वस्तुओं के उत्पादन की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ता है, और आकर्षण बढ़ता है तो लोग नई वस्तुओं को क्रय करना चाहते हैं। मांग बढ़ती है, जब मांग बढ़ती है तो उत्पत्ति की मात्रा बढ़ती है, और उत्पत्ति की मात्रा बढ़ती है तो विनियोजन बढ़ता है। अतः जिस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जितना अधिक मात्रा में तकनीकी विकास और नए इनोवेशंस किए जाते हैं उतना ही वह अर्थव्यवस्था में विनियोजन जो है अधिक मात्रा में किया जाता है। और जिन अर्थव्यवस्थाओं में टेक्नोलॉजी कांस्टेंट हो जाती है या स्थिर हो जाती है और जहां नए इनोवेशन की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, उन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विनियोग की मात्रा स्वाभाविक रूप से कम पाई जाती है।
इसलिए हम ये कहते हैं कि तकनीकी विकास तथा नया आविष्कार इतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किए जाने वाले विनियोग को प्रभावित करता है। दूसरा हम ये कहते हैं प्राकृतिक साधनों की खोज। जिस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्राकृतिक साधन अधिक मात्रा में खोजे जाते हैं अर्थात उपलब्ध हो जाते हैं प्रकृति के द्वारा, वहाँ पर उतनी ही मात्रा में अधिक एक्सप्लॉयटेशन या विदोहन साधनों का करने के कारण विनियोजन उत्पादन अधिक होता है और विनियोजन अधिक मात्रा में पाया जाता है। और जिन अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत नेचुरल रिसोर्सेज नहीं पाए जाते हैं, उपलब्धता उनकी नहीं हो पाती है या उनको नहीं खोजा जाता है, तो हम ये कहते हैं कि ऐसी स्थिति में वहाँ विनियोग की मात्रा जो होती है बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि विनियोजन जो है वो डिपेंड करता है कि आपके पास में नेचुरल रिसोर्सेज क्या है ताकि उनका यूटिलाइजेशन ह्यूमन और कैपिटल रिसोर्सेज के साथ किया जा कर के उत्पादन की मात्राओं में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाए। तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सरकारी नीतियाँ कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अर्थव्यवस्था में कैसे पाई जाती हैं। गवर्नमेंट विस्तारवादी नीतियों को अपनाती है, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करती है, सस्ती मौद्रिक नीति को अडॉप्ट करती है, वहाँ पर विनियोजन की संभावनाएं अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। यदि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो संकुचितवादी हैं, मौद्रिक नीति जो होती है अपनाई जाती है, उसके अंतर्गत बहुत कठोर मौद्रिक नीतियाँ अपनाई जाती हैं, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत उस अर्थव्यवस्था में विनियोजन कम मात्रा में किया जाता है। इसलिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं किसी अर्थव्यवस्था में विनियोजन को प्रभावित करने के अंतर्गत। फोर्थ पॉइंट हम ये कहते हैं विदेशी व्यापार। जिस अर्थव्यवस्था का विदेशी व्यापार सुदृढ़ होता है अर्थात विदेशी व्यापार में घाटे की स्थितियां नहीं पाई जाती हैं, धनात्मक पाया जाता है, विदेशी व्यापार जो है वो अतिरेक का पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत उस अर्थव्यवस्था में एक्सपोर्ट्स अधिक होते हैं और इंपोर्ट्स कम मात्रा में पाए जाते हैं। जब एक्सपोर्ट्स अधिक होते हैं तो ऐसी स्थिति में हम ये कहते हैं कि सरकार के द्वारा निर्यात संवर्धन की नीतियाँ अपनाई जाती हैं और उत्पादकों को प्रेरणा रहती है, लाभ की प्रधानता के कारण उत्पादकों को प्रेरणा रहती है कि वो अधिक से अधिक मात्रा में निर्यात संवर्धन की नीतियों को अपनाते हुए अधिक से अधिक मात्रा में निर्यात करें, जिसका परिणाम ये होता है कि उत्पादन की प्रेरणा अर्थव्यवस्था में अधिक मात्रा में पाई जाती है और विनियोजन की मात्रा जो है अधिक मात्रा में बढ़ती है। इसी तरह से हम ये कहते हैं कि जिन अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत विदेशी व्यापार में घाटा पाया जाता है यानी वहाँ इंपोर्ट्स अधिक मात्रा में होते हैं, तो घरेलू अर्थव्यवस्था के अंतर्गत व्यापारियों के लिए प्रत्याशाएं घटने के कारण या लाभ प्राप्त नहीं होने के कारण विनियोजन की मात्रा जो होती है वो कम पाई जाती है, क्योंकि अधिकांशतः सामान जो होता है वो विदेशी आयात के द्वारा पूर्ति कर दी जाती है। तो घरेलू अर्थव्यवस्था में उत्पादन की प्रेरणा कम हो जाती है। जब उत्पादन की प्रेरणा कम हो जाती है तो विनियोग की मात्रा भी कम मात्रा में की जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विदेशी व्यापार एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विनियोग के निर्धारक तत्वों के लिए। पांचवा महत्वपूर्ण फैक्टर है आपका राजनीतिक वातावरण। विद्यार्थियों, ये इस बात पे बहुत डिपेंड करता है कि आपकी राजनीतिक उथल पुथल की स्थिति अर्थव्यवस्था में कैसी पाई जाती है। जिन अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत स्टेबल इकोनॉमी पाई जाती है या स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट पाई जाती है, वहाँ व्यापार की संभावनाएं उतनी ही तेज़ी से पनपती हैं, क्योंकि जब व्यक्तियों को या उत्पादकों को यह पता होता है कि अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव नहीं होंगे, राजनीतिक उथल पुथल नहीं पाई जाएगी, तो स्टेबिलिटी की भावना उनको उत्पादन की प्रेरणा प्रदान करती है और उनका किया गया विनियोजन जो है उत्तरोत्तर बढ़ता है। और जिन अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत आतंकवाद है, आंतरिक अशांति है, या हम कहते हैं कि राजनीतिक उतार चढ़ाव बहुत जल्दी होते हैं, तो सरकार की पॉलिसीज़ भी बहुत जल्दी बदलती हैं और जब बदलती हैं तो उत्पादकों के लिए प्रेरणा ख़त्म हो जाती है उत्पादन की, क्योंकि जब उनका व्यवसाय ही स्थिर नहीं रह पाता है, व्यवसायी वातावरण से ही अस्थिर हो जाते हैं, तो उत्पादन की प्रेरणाएं खत्म हो जाती हैं और विनियोजन की मात्रा जो होती है अर्थव्यवस्था में कम की जाती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि राजनीतिक वातावरण या गवर्नमेंट की जो उथल पुथल होती हैं वो, या हम कहते हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो होते हैं वे बहुत अधिक मात्रा में विनियोजन की मात्रा को प्रभावित करते हैं। छठा महत्वपूर्ण बिंदु है भविष्य में लाभ प्राप्ति की संभावनाएं, क्योंकि उत्पादकों की जो उत्पादन की प्रेरणा होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है या निर्भर करती है कि उत्पादक भविष्य में अपने उत्पादन से कितनी मात्रा में लाभों की प्राप्ति करेंगे। जिन अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादकों के समक्ष
लाभ की प्रत्याशाएं बनी रहती हैं तो वहाँ विनियोजन अधिक मात्रा में किया जाता है। बनिस्पत उन अर्थव्यवस्थाओं के जिन अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादन होने के बाद में लाभ की प्रत्याशा नहीं पाई जाती। जब नहीं पाई जाती है तो उत्पादन की प्रेरणा जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, और जब उत्पादन की प्रेरणा ख़त्म हो जाती है तो विनियोजन कम मात्रा में किया जाता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि भविष्य में लाभ प्राप्ति की जो प्रत्याशाएं हैं या संभावनाएं हैं वो बहुत अधिक मात्रा में विनियोजन को प्रभावित करती हैं। इसी प्रकार से जनसंख्या वृद्धि की दर, यदि जनसंख्या वृद्धि की दर स्टेबल पाई जाती है, यानी उसमें बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं पाया जाता है, हम ये कहें कि जनसंख्या बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ती है, तो उन अर्थव्यवस्थाओं में विनियोजन जो है वो अधिक मात्रा में सक्सेसफुल रहता है या सही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि हम जानते हैं कि जितनी जनसंख्या अधिक मात्रा में बढ़ेगी उनके द्वारा उपभोग्य वस्तुओं पर इनकम अधिक मात्रा में खर्च की जाएगी, और उनका आय का अधिकांश भाग जो होगा वो मांग प्रेरित वस्तुओं या उपभोग वस्तुओं पर खर्च हो जाएगा, और बचत की प्रवृत्ति जो होगी वो अर्थव्यवस्था में कम पाई जाएगी। जब बचत कम होगी तो पूंजी विनियोजन जो होगा वो कम मात्रा में संभव होगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि तो पाई ही जाएगी, लेकिन उसमें इस वृद्धि की दर में स्टेबिलिटी पाई जानी चाहिए, ताकि अनावश्यक व्यय से बच करके पूंजी विनियोजन की प्रत्याशाओं पर ध्यान दिया जा सके। इसलिए हम कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि की दर जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है एक अर्थव्यवस्था में किए जाने वाले विनियोजन के लिए। इसी तरह से हम ये कहते हैं क्षेत्रीय विस्तार, कि सेक्टोरल किसी इकोनॉमी के अंतर्गत या अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सेक्टोरल एक्सटेंशंस कैसे पाए जाते हैं। क्या वहाँ पर एग्रीकल्चर अधिक विस्तृत हो रहा है, या वहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, सर्विस सेक्टर डेवलप्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये इन बातों से बहुत प्रभावित होता है इन्वेस्टमेंट, है ना। हम ये कहें यदि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो रहा है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है तो नेचुरली इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं जो है वो कम हो जाएंगी। इसी तरह से हम ये कहते हैं आज के वर्तमान समय में अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत सेवा सेक्टर जो होता है, सर्विस सेक्टर जो होता है, वो अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जिन अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत इंडस्ट्रियल एंड सेक्टरल सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट बहुत अधिक पाया जाता है, वहाँ पर हम देखते हैं कि निवेश की संभावनाएं उत्तरोत्तर बढ़ती जाती हैं। क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जब तक लोगों के अंतर्गत अंदर पूंजी विनियोजन के संदर्भ में, जीएसटी के संदर्भ में और पैसों को डिजिटली इकोनॉमी के अंतर्गत इस्तेमाल करने की भावना नहीं आएंगे, सर्विस सेक्टर नहीं पनपेगा, बीमा बैंकिंग इत्यादि की प्रवृत्तियां नहीं पनपेंगी, उस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निवेश जो है वो अधिक मात्रा में संभव नहीं हो सकेगा। इसलिए हम ये कहते हैं किसी अर्थव्यवस्था का सेक्टोरियल एक्सटेंशन जो है, क्षेत्रीय विस्तार जो है, बहुत अधिक मात्रा में विनियोजन को प्रभावित करता है। इसी तरह से कीमत स्तर में भी बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होने चाहिए, तभी निवेश जो है सक्सेसफुल रहता है, या निवेश की अवधारणा जो है अर्थव्यवस्था में सही अर्थों में परिणित होती है। कीमतों का बढ़ना एक अर्थव्यवस्था के लिए विकास का द्योतक माना जाता है जब तक कि वो वृद्धि स्फोटक न हो। अतः कीमतें बढ़ना इस बात का प्रेरक होती हैं कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आय एवं रोजगार एवं लाभ के स्तरों में वृद्धि पाई जाती है, इसलिए विनियोग की मात्रा बढ़ती है। लेकिन कीमतों का घटना अपने आप में अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा द्योतक नहीं माना जाता, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जब कीमतों को घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है तो मंदी की स्थिति प्रारंभ हो जाती है, और जब मंदी प्रारंभ होती है तो विनियोजन को बहुत ही हतोत्साहित होना पड़ता है, क्योंकि मंदी के कारण उत्पादकों में उत्पादन की प्रेरणा जो होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण लाभ की प्रत्याशाएं भी घटती हैं, उनके द्वारा उत्पत्ति के साधनों की मांग घटाई जाती है और अर्थव्यवस्था में विनियोजन जो है कम मात्रा में किया जाता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि कीमत स्तर जो है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है विनियोग को प्रभावित करने वाले तत्वों के अंतर्गत। इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कीमत स्तरों के उतार चढ़ाव की प्रकृति को रोकने का प्रयास किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण घटक है कर का ढांचा। अर्थव्यवस्था में कर का ढांचा कैसा है, इस बात से विनियोजन बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित होता है। क्या आयात करों को बढ़ाया जा रहा है, निर्यात करों को घटाया जा रहा है, ये विनियोजन को बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित करता है। सरकार की टैक्सेशन की पॉलिसी क्या है, वो इंपोर्ट टैक्सेस बढ़ा तो नहीं रही है, या हम कहते हैं कि एक्साइज ड्यूटीज़ या जीएसटी इत्यादि में बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि तो नहीं कर रही है। इन बातों को ज्ञात करना बहुत आवश्यक है,
यदि करों की ढांचा बहुत अधिक तेजी से बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विनियोजन की प्रेरणाएं जो होती हैं वो कम हो जाती हैं, क्योंकि निवेशकों को लाभ की मात्रा उत्तरोत्तर घटती है, और जब घटती है तो ऐसी स्थिति में उत्पादकों के द्वारा उत्पादन कम किया जाता है और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम ये कहते हैं विनियोजन की मात्रा जो है वो घटती है। अन्य महत्वपूर्ण घटक है निवेश के लिए वित्त की उपलब्धता। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है किसी भी अर्थव्यवस्था में विनियोग को प्रभावित करने के लिए, क्योंकि विनियोग किस पर डिपेंड करता है। आप नई मशीनरी का निर्माण करते हैं, रिपेयर मेंटेनेंस करते हैं, या हम कहते हैं इन्वेंट्रीज में चेंज करना चाहते हैं, तो वो किस पे डिपेंड करता है कि फाइनेंशियल सिचुएशंस अर्थव्यवस्था में कैसी पाई जाती हैं। यदि वित्त आसानी से उपलब्ध हो जाता है, साख संस्थाएं सुदृढ़ हैं, बैंकिंग सिस्टम सुदृढ़ है और व्यापारियों को लोन लेने में, ऋण लेने में अथवा विनियोजन करने में कोई समस्या नहीं होती है, तो हम ये कहते हैं कि उस अर्थव्यवस्था में विनियोग की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ेंगी। लेकिन ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जिनके अंतर्गत वित्त उपलब्ध नहीं हो पाता, साख की उपलब्धता नहीं हो पाती, बैंकिंग सिस्टम प्रॉपर वे में सहायता नहीं करते हैं, उच्च साख की संस्थाएं क्रियाशील नहीं होती हैं, तो ऐसी अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत विनियोग की मात्रा बहुत ही अधिक कम मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट है श्रम बाजार की स्थिति। विनियोग को प्रभावित करने वाला ये महत्वपूर्ण तथ्य है, जो कि हम ये कहते हैं कि विनियोजन जो है वो चाहे पूंजी स्टॉक हमारे पास उपलब्ध हो, लेकिन यदि हमारे पास में ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है और ह्यूमन रिसोर्सेज में भी हम ये कहते हैं स्किल्ड श्रम हमारे पास नहीं है और अनस्किल्ड श्रम की उपलब्धता है, तो ऐसी स्थिति में हम ये कहते हैं विनियोजन बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित होगा। तो श्रम बाजार के अंतर्गत सिचुएशंस कैसी पाई जाती हैं, इस पे बहुत अधिक मात्रा में डिपेंड करता है कि विनियोग बढ़ेगा अथवा घटेगा। यदि श्रम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, स्किल्ड है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को समझता हुआ है, तो ऐसी स्थिति में विनियोग की प्रेरणाएं अर्थव्यवस्था में बढ़ेंगी। लेकिन जहाँ पर अकुशल श्रम पाया जाता है, श्रम उपलब्ध ही नहीं है, मानवीय संसाधन उपलब्ध ही नहीं है, तो वहाँ पर हम ये कहते हैं कि पूंजी होने के पश्चात भी हम सही तरीके से विनियोजन नहीं कर पाते हैं और उत्पादन की प्रेरणाएं अर्थव्यवस्था में नहीं बढ़ पाती हैं। इसी तरह से हम कहते हैं पूंजी का वर्तमान स्टॉक, ये बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित करता है विनियोजन को। यदि पूंजी का वर्तमान स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो निवेश की प्रेरणाएं अर्थव्यवस्था में बढ़ती हैं, और यदि नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहते हैं, उत्पादकों के द्वारा पुराने पूंजी स्टॉक को काम में लिया जाता है, और वो कब तक लिया जाएगा। अंतिम स्थिति ऐसी आ जाती है कि पूंजी स्टॉक यदि उनके पास उपलब्ध नहीं है तो हम ये कहते हैं अर्थव्यवस्था में निवेश संभव ही नहीं हो पाता है। इसी तरह से हम ये कहते हैं कुल मांग में कमी और वृद्धि की संभावनाएं जो होती हैं वो भी निवेश को बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित करती हैं। जिन अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत भविष्य में मांग में वृद्धि की संभावनाएं पाई जाती हैं, यानी मंदी की स्थिति नहीं पाई जाती है, अर्थव्यवस्था तेजी की और बढ़ती चली जाती है, वहाँ पर लाभ की प्रत्याशाएं बढ़ती हैं। पता होता है कि जो उत्पादन उत्पादकों के द्वारा किया जा रहा है वह सारा खपत हो जाएगा, क्योंकि मांग में वृद्धि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पाई जा रही है। तो ऐसी स्थिति में विनियोग जो है वो तेजी से बढ़ता है और अर्थव्यवस्था में विनियोजन की प्रेरणा उत्पन्न होती है। लेकिन जिन अर्थव्यवस्थाओं में ऐसी स्थिति पाई जाती है कि मंदी की स्थिति पाई जाती है, लोगों के पास में सर्कुलेशन में मनी ही नहीं पाई जाती है, मांग की फ्यूचर में संभावनाएं घट जाती हैं, तो उत्पादक जो उत्पादन करते हैं उनके विक्रय की संभावना ही घट जाती है। तो ऐसी स्थिति में उनको लगता है, उत्पादकों को ये प्रेरणा ही नहीं होती है कि उत्पादन की मात्रा बढ़ाएं, और जब उत्पादन की मात्रा जो उनके द्वारा उत्पादित की जाती है उसकी मांग ही अर्थव्यवस्था में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो फ्यूचर में और अधिक उत्पादन बढ़ाने की नहीं सोचते हैं और विनियोग प्रभावित होता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने ये देखा कि अर्थव्यवस्था में विनियोजन या निवेश एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसका अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। और यदि हम विनियोग को समझ लेते हैं, विनियोग क्या है, विनियोग किस तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है, कुल विनियोग क्या होता है, विशुद्ध विनियोग क्या होता है, प्रेरित विनियोग क्या है, स्वायत्त विनियोग क्या है, और इन अवधारणाओं को यदि हम समझ लेते हैं तो हम आसानी से इस बात को डिस्क्राइब करने में समर्थ हो जाते हैं कि अर्थव्यवस्था में विनियोग को प्रभावित करने वाले तत्व क्या हैं और विनियोग किन तत्वों के कारण बढ़ता है और किन तत्वों के कारण घटता है। तो विस्तृत विवेचना मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की है एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर की कि विनियोजन क्या है, विनियोजन को प्रभावित करने वाले तत्व क्या है। धन्यवाद।